हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। ऑल वेल? सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। इसी तरह हमको पढ़ाई करना है, वीडियो देखना है, बुक से मिलाना है और क्वेश्चन आंसर के पीडीएफ से कॉपी में लिखना है और मुझे आप मेरे पर्सनल नंबर पर आपको सेंड करना है। ये अभी थोड़ा सा टाइम ऐसा है कि आप स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो इसी तरह से हमें पढ़ाई करनी है। हमारा जो है लेसन 5 तक कंप्लीट हो गया। जगत कवक विटेकर ने जो 5 जगत वर्गीकरण दिया था, उसमें से हमने जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा और जगत कवक पढ़ लिया। अब आज हमको शुरू करना है जगत प्लांटी। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जगत मोनेरा किसका समूह था? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का। जगत प्रोटिस्टा किसका समूह था? यूकैरियोटिक कोशिकाओं का। और जगत कवक यूकैरियोटिक कोशिकाओं का समूह था, किंतु ये मृतोपजीवी या परजीवी या सहजीवी थे, अपना भोजन खुद नहीं बना सकते थे। अब जो हम पढ़ने वाले हैं जगत प्लांटी, इसमें ऐसे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, और जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं उन्हें इस जगत में कहा गया प्लांटी। पादप, पादप यानी पौधे, जिनमें यदि हम सूक्ष्म से ऊपर की ओर जाएं तो कोई ना कोई ऐसा पदार्थ होता है जो उनको अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ बनाने के लिए सहायता करता है। जैसे बहुत ही एक कोश की जो कोशिकाएं जिन्होंने सबसे पहले भोजन बनाना शुरू किया, उनमें मैग्नीशियम पोराफाइंस पाया जाता था। धीरे धीरे फिर उससे शैवाल बने, और शैवाल एक कोश की भी है और कई मीटर लंबे भी हैं। शैवाल सबसे छोटे पौधे हैं जो अधिकतर पानी में पाए जाते हैं। शैवाल मैंने बताया एक कोश की से लेकर कई मीटर लंबी तक है और ये समुद्र में ही पाई जाती है। उसके बाद जगत जो पादप है, इसमें फिर ऐसे पौधों को रखा गया जिनमें जो संवहन ऊतक पाए जाते थे और संवहन ऊतक नहीं पाए जाते थे। संवहन ऊतक क्या होते हैं? संवहन ऊतक वे ऊतक होते हैं जो पानी या भोजन को जहां पर वो मिल रहे हैं, जैसे जड़ है, जड़ से यदि पानी मिल रहा है तो उसको पत्तियों तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और यदि पत्तियां भोजन बना रही हैं तो उस भोजन को पूरे पौधे में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन्हें कहा जाता है संवहन ऊतक। और 2 प्रकार के संवहन ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें संवहन ऊतक पाया जाता है, कुछ ऐसे बहुत छोटे पौधे होते हैं जिनमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं, कुछ जमीन में रहते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं। कुछ में फ्लावर्स होते हैं और कुछ में फ्लावर्स नहीं होते। कुछ में बीज नग्न होते हैं और कुछ में बीज ढके हुए होते हैं। ऐसे पौधों में भी यदि हम जाएं तो जंतुओं की तरह उनमें भी बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उन आधारों पर पूरे जगत प्लांटी को अलग अलग भागों में बांटा गया। तो आज हम पढ़ेंगे जगत प्लांटी का वर्गीकरण। ठीक है? जगत प्लांटी इसे 3 भागों में बांटा गया। पहला शैवाल, दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा ट्रैकियोफाइटा। जब विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था तो पौधों को इन्हीं 3 भागों में बांटा था। बाद में फिर नया वर्गीकरण आया, इसके बाद अपन वो पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, ये जो शैवाल है ये क्या है, बहुत ही छोटे
पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पानी में रहते हैं। इनमें कोई संवहन ऊतक, कोई भ्रूण, कोई फ्लावर, कुछ भी नहीं पाए जाते। ये स्वपोषित पौधे हैं जो पानी में बहुत गहराइयों पर भी मिलते हैं, छोटे भी होते हैं और कई मीटर लंबे भी होते हैं। ब्रायोफाइटा, ये भी बहुत छोटे पौधे हैं लेकिन शैवाल से थोड़े बड़े हैं। ये भी नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, सूखे स्थानों पर नहीं पाए जाते। ये पर्णिल भी हो सकते हैं और ये थैलसाप भी हो सकते हैं। इनमें भ्रूण जो है वो पाया जाता है। फिर तीसरा था ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा में संवहन ऊतक पाया जाता है। ये पादप जगत में पहला ऐसा भाग है जिसमें संवहन ऊतक पाया जाता है। फिर इनको भी कई भागों में डिवाइड किया। तो वर्तमान में, ये तो पुराना वर्गीकरण था, इससे भाग में बांट दिया। किस आधार पे बांटा? ये बहुत छोटे हैं, पानी में रहते हैं। ये थोड़ा सा और ऊपर आए, नमी वाले स्थानों पर रहते हैं, भ्रूण उपस्थित है। और ये जो है भ्रूण तो उपस्थित है, ये जमीन पर रहते हैं और जमीन पर रहते हैं। इनमें संवहन ऊतक भी पाया जाता है, फ्लावर्स वाले भी होते हैं, बिना फ्लावर्स वाले भी होते हैं, बीज नग्न भी होते हैं और बीज ढके हुए भी होते हैं। बाद में फिर एक नया वर्गीकरण आया, उस वर्गीकरण के आधार को लिया गया भ्रूण उपस्थित और भ्रूण अनुपस्थित। ठीक है, तो अब हम नया क्लासिफिकेशन देखते हैं। पूरे जगत नाट्य को दो भागों में बांटा गया। किसकी उपस्थिति के आधार पर? भ्रूण की, कि भ्रूण अनुपस्थित और भ्रूण उपस्थित। बिल्कुल नेचुरल सी बात है, भ्रूण अनुपस्थित उन पौधों में होगा जो बहुत ही अविकसित होंगे और भ्रूण उपस्थित उन पौधों में होगा जिनमें ज्यादातर संरचनाएं जो पौधों में पाई जाती हैं वो होंगी, उसमें प्रजनन अंग भी होंगे, उनमें पाया जाएगा। तो ज्यादा विकसित कौन होंगे? भ्रूण उपस्थित। और अनुपस्थित किसमें होगा? जो कि सबसे पहले बने, जो समुद्र में पाए जाते हैं, जो हमें दिखाई भी नहीं देते, बहुत एक कोष्ठी से बहुत लंबे तक होते हैं। तो उनमें अभी मैंने पिछले वर्गीकरण में बताया था, भ्रूण अनुपस्थित में कौन आएगा? शैवाल। जब शैवालों के बारे में बहुत अध्ययन किया गया तो जैसे हम प्लांटी बोलते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? बिल्कुल हरा पौधा। जबकि शैवाल भी पौधा तो है, वो अपना भोजन तो स्वयं बनाता है, लेकिन वो लाल भी होता है, भूरा भी होता है और हरा भी होता है। तो लाल, भूरा या हरा क्यों होता है? उनमें पाए जाने वाले पदार्थों के कारण। जो लाल शैवाल है उनमें अलग प्रकार का पदार्थ होता है, क्लोरोफिल। जो भूरी शैवाल है उनमें अलग होता है और जो हरी शैवाल है उनमें अलग होता है। तो शैवालों को उनमें पाए जाने वाले पदार्थों के आधार पर फिर से 3 भागों में बांटा गया। तो वो कौन से भाग हैं शैवाल में? देखते हैं अपन। सबसे पहला रोडोफाइटा। रोडोफाइटा को हम सामान्यतः बोल सकते हैं लाल शैवाल। ये लाल शैवाल ये समुद्र में पाई जाती है और जहां पर ये पाई जाती है समुद्र का पानी बिल्कुल लाल दिखाई देता है। फिर दूसरा है फियोफाइटा। फियोफाइटा भूरी शैवाल है, इसमें जेंथोफिल, फाइकोइरिथ्रिन वगैरह पाया जाता है, जिसके कारण इसका कलर पूरा दिखाई देता है। ये है भूरी शैवाल। और तीसरा है क्लोरोफाइटा, जिसमें हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल पाया जाता है, उसे कहा गया क्लोरोफाइटा। इसे कहा जाता है हरी शैवाल। ये बहुत ही निम्न स्तर के पौधे हैं, इनमें अलग से कोई ऐसे पत्तियां या जड़ें ये सब दिखाई नहीं देती। अब ये जो भ्रूण अनुपस्थित था उसमें पहला शैवाल रोडोफाइटा, फियोफाइटा है, क्लोरोफाइटा। अब इसके बाद अपन आते हैं जिसमें भ्रूण उपस्थित है। तो भ्रूण उपस्थित है उन पौधों को कहा गया, भ्रूण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। ये आपको याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ, भ्रूण को एम्ब्रियो बोलते हैं, तो इनका नाम पड़ा एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा, जिनमें एम्ब्रियो पाया जाता है वो एम्ब्रियोफाइटा।
जिनमें एम्ब्रियो नहीं पाया जाता वो कौन है? शैवाल। शैवाल को कहा जाता है एल्गी, इसमें भ्रूण नहीं पाया जाता। अब ये जो एम्ब्रियोफाइटा थे इनको फिर आगे आगे और भागों में बांटा गया। इनको जब डिवाइड किया गया एम्ब्रियोफाइटा को, तो एम्ब्रियोफाइटा में देखा गया कि इनमें ये समानुतक है या संवहन ऊतक नहीं है। यदि उसमें संवहन ऊतक नहीं है तो उन्हें कहा गया असंवहनी पौधे। असंवहनी पौधे। और जिनमें संवहन ऊतक पाया जाता है उन्हें कहा गया संवहनी पौधे। हमको दिमाग में रखना है असंवहनी पौधे यानी जिनमें जाइलम फ्लोएम नहीं है। और जाइलम फ्लोएम किसमें नहीं होगा? जो पौधे बहुत ही छोटे होंगे, निम्न स्तर के होंगे। संवहनी ऊतक उनमें होगा जो पौधे बहुत ही अधिक विकसित होंगे, जिनमें भ्रूण, फल ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, तो आगे का वर्गीकरण याद रखने में हमें आसानी होगी। असंवहनी पौधे जिनमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है। तो यहाँ हम इसका एक लक्षण लिख लेते हैं कि संवहन ऊतक अनुपस्थित। संवहन, संवहन का मतलब लाने वाला और ले जाने वाला। अनुपस्थित। और यहाँ पर संवहन ऊतक उपस्थित। संवहन ऊतक यानी जाइलम और फ्लोएम। आप नाइन्थ में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आप ये जो संवहन ऊतक अनुपस्थित है, संवहन ऊतक अनुपस्थित में जो असंवहनी पौधे हैं उनमें है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ये बहुत ही सूक्ष्म पौधे हैं जो हरे रंग के होते हैं। ये हरे रंग के होते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं। एक ब्रायोफाइटा, ये एक जिनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, केवल डबल लेयर के बने होते हैं, बिल्कुल निश्चित आकार नहीं होता, उन्हें कहा जाता है थैलसाम। उन्हें कहा जाता है थैलसाम यानी थैले के समान। जैसे थैला चौकोर भी हो सकता है और लंबा भी हो सकता है, आड़ा भी हो सकता है, खड़ा भी हो सकता है, किसी भी आकार के हो तो उन्हें कहते हैं थैलसाम। और दूसरे प्रकार के पौधे जिनमें पत्ती जैसी रचना, पत्ती नहीं, पत्ती जैसी रचना और जड़ जैसी रचना दिखती है उन्हें कहा जाता है पर्णिल। ठीक, तो इसके जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है थैलसाम का है लिवर बर्ड और पर्णिल का है मॉस। आप जानते हैं मॉस क्या होता है? नहीं। तो मॉस आपने देखा होगा बारिश में जो कच्ची दीवारें होती हैं, गीली होती रहती हैं, उनमें आपने देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे ऐसे मखमल जैसा ऐसे ग्रीन ग्रीन सा दिखाई देता है। यदि आप उसके पास जाएं और आप उसको थोड़ा सा निकालें तो आपको बहुत छोटे छोटे से पौधे दिखाई देंगे। वो कौन सा पौधा रहता है? एक्चुअली मॉस का पौधा रहता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है। आप उसमें देखेंगे तो बहुत बारीक, जैसे हमारी आंखों की पलकें हैं उससे भी बारीक रोम जैसी रचना दिखाई देती है, जो जड़ का काम करती है। और उसमें पत्तियां होती हैं, बहुत छोटी छोटी सी ग्रीन पत्तियां होती है, और जैसे ही सूखा मौसम आता है वो पूरे सूख जाते हैं। तो ब्रायोफाइटा में दो पार्ट थे, कौन कौन सा? थैलसाम और पर्णिल। लिवर बर्ड थैलसाम का एग्जाम्पल है और पर्णिल का एग्जाम्पल है मॉस। इसके बाद में हम यदि संवहनी में जाए तो संवहनी पौधे को में आता है ट्रैकियोफाइटा। देखिए ट्रैक किसको बोलते हैं अपन? ट्रैक किसको बोलते हैं? रास्ते जिसमें हम आते और जाते हैं। देखो याद रखने का तरीका आपको बता रही हूँ कि संवहनी पौधा है मतलब इसमें संवहन ऊतक है। संवहन ऊतक मतलब लाने ले जाने वाले, लाने ले जाने वाले जगह को हम क्या बोलते हैं? ट्रैक बोलते हैं, रास्ता बोलते हैं।
तो इसलिए इसका नाम क्या है, ट्रैकियोफाइटा। अब ट्रैकियोफाइटा को भी फिर अलग अलग भागों में बांटा गया। जो ट्रैकियोफाइटा है इसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। इसमें भी बहुत बड़े पौधे भी होते हैं, छोटे पौधे भी होते हैं। फिर इनको बांटा गया बीज के आधार पर। बीज उपस्थित अब बीज अनुपस्थित में जो वर्ग आता है उसका नाम है टेरिडोफाइटा। ज्यादातर इसमें मरुस्थलीय पौधे आते हैं, बहुत छोटे पौधे भी आते हैं। और जो बीज उपस्थित है, बीज उपस्थित में फिर उसको दो भागों में बांटा गया। जगह थोड़ी सी कम हो रही है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। टेरिडोफाइटा बीज उपस्थित को फिर दो भागों में बांटा गया। इसमें बीज नग्न और बीज ढके हुए। अब प्रश्न ये उठता है, बीज नग्न। बीज नग्न यानी बीज लगते हैं लेकिन उनके ऊपर फल का आवरण नहीं होता। एक्चुअली फल क्या करता है, बीज को ढांक कर रखता है। आपने बहुत से फल खाए होंगे और आपने देखा होगा कि बीज कहाँ रहता है, फल के अंदर। किंतु ये वाले जो पौधे हैं बीज नग्न वाले, ये ऐसे पौधे हैं जिनमें बीज फलों से ढका हुआ नहीं रहता। जैसे सुपारी, खजूर, इन सब में। खजूर में जो आप खाते हैं जो पार्ट उसका, वो वास्तव में बीज का छिलका है जिसको आप खाते हैं, वो फल नहीं है। तो बीज नग्न में बीज नग्न वाले पौधे और बीज ढके वाले कौन, जैसे सामान्य अपन फल खाते हैं, अमरूद खाते हैं अपन, और सीताफल खाते हैं, आम खाते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे हम, बीज ढके हुए। ठीक, अब इनको नाम दिया गया, जो बीज नग्न थे उनको नाम दिया गया जिम्नोस्पर्म, और जो बीज ढके हुए थे इनको नाम दिया गया एंजियोस्पर्म। अधिकतर जो पौधे जिनमें फल लगते हैं वो किसमें आते हैं, एंजियोस्पर्म। तो ये था हमारा वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण, पूरे प्लांट जगत का वर्गीकरण। इसमें ब्रायोफाइटा जो है और इनको दोनों को मिलाकर, चूंकि इसमें स्पर्म्स भी होते हैं, इन्हें कहा गया स्पर्मेटोफाइट। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इसको। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। जगत प्लांटी को भ्रूण की उपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा गया, भ्रूण अनुपस्थित और भ्रूण उपस्थित। जिसमें भ्रूण अनुपस्थित था, एम्ब्रियो अनुपस्थित था, वो कौन थे, शैवाल। ये बहुत ही निम्न स्तर के पौधे हैं जिनमें डिवाइडेशन, जड़, तना, पत्ती ऐसा कुछ भी नहीं रहता। ये एक कोश के भी हो सकते हैं और बहुत लंबाई में ज्यादा भी हो सकते हैं, कई मीटर लंबी भी समुद्र में पाई जाती है। आप शैवाल को भी फिर उसमें पाए जाने वाला जो पदार्थ जिसके कारण वो भोजन बना सकती है, उस पदार्थ के कारण अभी तक हमारे दिमाग में क्या फिट होता है कि हम जो पौधे भोजन बनाते हैं वो हरे होते हैं, और हरे के अलावा और कोई कलर का पौधा हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। क्लोरोफिल के कई प्रकार है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, फिर जैंथोफिल, कैरोटीन, फाइटोरेथिन, फाइकोसाइनिन, ऐसे कई प्रकार के पदार्थ हैं जिनके कलर्स अलग अलग होते हैं। कोई नीला है, कोई पीला है, कोई ब्राउन है, कोई गोल्डन है, ऐसे अलग अलग कलर के होते हैं। तो वह पदार्थ जो इसमें भोजन बनाने में सहायता देता है, उस पदार्थ के कलर के आधार पर इनका पौधे का कलर भी वैसे ही दिखाई देता है, शैवाल वैसा ही दिखता है। अतः तीन भागों में बांटा गया, रोडोफाइटा, फियोफाइटा एंड डोरोफाइटा। रोडोफाइटा लाल शैवाल होते हैं, फियोफाइटा भूरा शैवाल होते हैं,
और जो क्लोरोफाइटा है ये हरी शैवाल होती है। अब जो भ्रूण उपस्थित था, इसके लिए थोड़ी जगह कम पड़ गई है, आप थोड़ा सा समझते चलिए इसको। भ्रूण उपस्थित, भ्रूण को इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियो, इसीलिए इसका नाम रखा गया एम्ब्रियोफाइटा। ठीक, ये एक लॉजिक दे रही हूँ बस आपको याद रखने के लिए। एम्ब्रियोफाइटा को फिर संवहनऊतक है या नहीं है, उस आधार पर दो भागों में बांटा गया। असंवहनी पौधे, संवहनी पौधे। असंवहनी पौधे जिनमें जाइलम, संवहनऊतक यानी जाइलोफ्लोएम अनुपस्थित है, उन्हें कहा गया ऐसे पौधों को ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा को फिर दो भागों में बांटा गया। ब्रायोफाइटा ऐसे छोटे पौधे हैं जिनमें पूरे ज्यादा विकसित पौधे नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत उनमें पौधों जैसा दिखाई देता है। तो उनमें भी दो टाइप थे, ग्रीन होते हैं ये, हरे होते हैं, और एक इसमें प्रकार मिलता है जिसका कोई भी आकार निश्चित नहीं होता, किसी भी आकार का हो सकता है। थैल सांप, थैले जैसा, ये मेरा लॉजिक है। थैल सांप मतलब थैले जैसा, थैलस आब, थैलस जैसा, दो पत्तों का बना हुआ। तो उसमें उसका एग्जाम्पल है लिवर बर्ड, और दूसरा एग्जाम्पल है पर्णिल, जिसमें पत्तियों जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। इनमें जो प्रजनन होता है बीजाणुओं द्वारा होता है, इनमें बीजाणुधनी बनती है, सब कुछ होता है इसमें, और प्रजनन होता है। और ये हमें कहाँ दिखाई देते हैं? बरसातों में, जब हम ऐसे कच्ची दीवारें होती हैं जिनमें काई, जिसको हम बोलते काई लगे, बहुत छोटे छोटे पौधे, उसको ऐसे हाथ छुएंगे तो मक्खल जैसा लगता है, वो हम देखेंगे बहुत सुंदर दिखते हैं। जब हम उखाड़ेंगे तो वो बहुत सारे पौधे हमारे हाथ में आएंगे। एक पौधा हम देखेंगे तो हमें दिखेगा उसमें थोड़ा सा जड़ जैसा भी है, पत्तियों जैसी रचना। अब अंतिम भाग आता है संवहनी पौधे, जिनमें संवहनऊतक पाए जाते हैं। संवहनऊतक जिनमें पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है ट्रैकियोफाइटा, क्योंकि उसमें ट्रैक है। ट्रैक मतलब रास्ता है आने और जाने का, जाइलम और फ्लोएम। फिर ट्रैकियोफाइटा को भी दो भागों में बांटा गया, बीज अनुपस्थित और बीज उपस्थित। जिनमें बीज अनुपस्थित थे उनको कहा गया टेरिडोफाइटा। क्या कहा गया? टेरिडोफाइटा। और जिनमें बीज उपस्थित हैं उन्हें कहा गया स्पर्मेटोफाइटा। क्या कहा गया? स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा को फिर दो भागों में बांटा गया, बीज नग्न और बीज ढके हुए। जो बीज नग्न थे उन्हें कहा गया जिम्नोस्पर्म, जैसे कि सुपारी, खजूर, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और बीज ढके हुए को कहा गया एंजियोस्पर्म। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे इस लेसन में हमको इन्हीं के बारे में पूरा पढ़ना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे शैवाल के लक्षण। ये अपन ने जगत क्रांति का पूरा वर्गीकरण पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? शैवालों के लक्षण के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जगत क्रांति में सबसे पहले शैवालों के लक्षण। तो शैवाल के लक्षण में सबसे पहला क्या होगा? ये स्वपोषी होते हैं, मतलब इनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल युक्त होते हैं। क्लोरोफिल युक्त, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, दोनों ही प्रकार के होते हैं। संवहन ऊतक का अभाव, संवहन ऊतक का अभाव होता है। सेल्यूलोज भित्ति युक्त, सेल्यूलोज भित्ति युक्त एक कोशिकीय जननांग वाले, यानी इनकी भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। एक कोशिकीय जननांग वाले, इनमें जनन पाया जाता है, तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है, जननांग वाले होते हैं।
तीसरा इनका लक्षण है, ये सुकाय सदृश होते हैं। इनका शरीर जो है, सुकाय का मीनिंग होता है थैलस, सुकाय सदृश होता है। फिर अगला लक्षण, कहाँ पाए जाते हैं ये? नम स्थानों में पाए जाते हैं, जल में। अब जल में भी कहाँ पर? ये बर्फ में भी पाए जा सकते हैं, सामान्य पानी में भी पाए जा सकते हैं, और गर्म पानी में भी, गर्म पानी के झरनों में भी पाए जाते हैं। में पाए जाते हैं मीन्स जहां भी जल है, अलग अलग प्रकार के शैवाल होंगे। ऐसी शैवाल भी हैं जो बर्फ में जिंदा रह सकती हैं, ऐसी शैवाल भी हैं जो सामान्य पानी में रहती हैं, और ऐसी शैवाल भी हैं जो बहुत गर्म पानी रहता है वहां पर भी पाई जाती है। फिर इनमें इनके जो जनक थे वो कौन है? जो मेन पॉइंट्स में आपको बता रही हूँ। इनके जो जनक हैं वो कौन थे? एफी फिश। एफी फिश को शैवाल का जनक कहा जाता है। लेकिन भारत में जिन्होंने सबसे पहले शैवाल के बारे में बताया वो है M.O.P. आयंगार। M.O.P. आयंगार को भारतीय शैवाल का जनक कहा जाता है। ये आपको पहले ही बता देना मुझे, है ना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवाल के अध्ययन को, शैवाल को इंग्लिश में बोलते हैं एल्गी। क्या बोलते हैं इसको? एल्गी, एल्गी बोलते हैं। तो शैवाल के अध्ययन को एल्गोलॉजी कहा जाता है। एल्गोलॉजी कहा जाता है, या एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी, या फाइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक, ये मेन पॉइंट है। एफी फिश को शैवाल का जनक कहा जाता है वर्ल्ड में। M.O.P. आयंगार को भारतीय शैवाल का जनक कहा जाता है। शैवाल के अध्ययन को एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहा जाता है। अब फिर ये तीन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, एक्चुअली ये मुझे पहले बता देने थे, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर अगला पॉइंट, इनमें ये जो शैवाल है कहाँ पाई जाती है, ये समझ में आ गया। अब शैवाल स्वकोशी होते हैं, ये तो अपन ने पढ़ लिया। तो ऐसा क्या होता है जिससे वो अपना भोजन बनाते हैं? तो शैवाल में वर्णक होते हैं, शैवाल में वर्णक होते हैं, यानी कलरफुल पदार्थ होते हैं जो प्लास्टिड में पाए जाते हैं, जो प्लास्टिड में पाए जाते हैं। प्लास्टिड एक कोशिकांग है जो कोशिका झिल्ली से घिरी हुई रचना है, प्लास्टिड में पाए जाते हैं। केवल क्लोरोफिल बी इसमें नहीं पाया जाता। अब कौन कौन से वर्णक है? तो वर्णक कौन कौन से हैं? पहला है वर्णक के प्रकार। तो पहला है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल कई प्रकार का होता है। क्लोरोफिल ये A, B, C, D व E प्रकार का क्लोरोफिल होता है, और ये भी
सभी प्रकार के क्लोरोफिल शैवाल में पाए जाते हैं। जो दूसरा वर्णक है वो दूसरा वर्णक कौन सा है? तो वो दूसरा वर्णक है कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड में भी दो प्रकार है। पहला प्रकार है कैरोटीन, ये लगभग लाल से कलर का होता है, लगभग लाल, पूरा लाल नहीं बोल रही हूं मैं, कैरोटीन। और दूसरा है जेंथोफिल, ये बैंगनी से कलर का होता है, जेंथोफिल। फिर अगला जो है, अगला वर्णक वो है फाइकोबिलेन। जो फाइकोबिलेन है इसके भी कई टाइप है, जिसमें है फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, एवं फाइकोएरिथ्रोसाइनिन। ये फाइकोबिलेन के प्रकार है, सॉरी एलोफाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन। ये वर्णक ये आपको बहुत याद रखना है कि शैवाल में कौन कौन से वर्णक होते हैं? क्लोरोफिल, ए बी सी डी और डी प्रकार का। दूसरे प्रकार के और कौन से हो सकते हैं? कैरोटीनॉइड, जिसमें भी दो टाइप है, कैरोटीन और जेंथोफिल, सबके कलर अलग अलग। फिर तीसरा वर्णक कौन सा है? फाइकोबिलेन, इसमें भी कलर के आधार पर अलग अलग नाम है, फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन और एलोफाइकोसाइनिन। इसके अलावा और जो लक्षण है वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अगले लक्षण, आठवां लक्षण। आठवां लक्षण इसका है कि इसमें जो प्लास्टिड होता है, जिसमें क्लोरोफिल होता है, प्लास्टिड के पास पायरेनॉइड पाया जाता है। पायरेनॉइड चिपका हुआ पाया जाता है, प्रोटीन से बना हुआ। और नौवां लक्षण, संचित भोजन मंड होता है। जो बनता है वो भोजन कार्बोहाइड्रेट, और जो संचित भोजन होता है वो मंड होता है। मंड के रूप में पाया जाता है। फिर इसका जो 10वां लक्षण है, इसमें तीनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। ये बहुत विकसित प्रकार के नहीं होते, किंतु तीनों प्रकार का ही पाया जाता है। और पहले ही बता दिया कि इनके जो जननांग है वो एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय नहीं होते। इसमें इसके जीवन में दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, एक युग्मकोद्भिद और एक बीजाणुद्भिद। युग्मकोद्भिद जो होता है उसमें युग्मक बनते हैं, बीजाणुद्भिद में बीजाणु बनते हैं। तो इसकी जो जीवन की मुख्य अवस्था है, इसकी जीवन की मुख्य अवस्था युग्मकोद्भिद होती है। वैसे तो अधिकतर में युग्मकोद्भिद होती है, किंतु यदि मुख्य अवस्था बीजाणुद्भिद हो, यदि बीजाणुद्भिद हो तो वह युग्मकोद्भिद पर निर्भर नहीं रहती, वह युग्मकोद्भिद पर निर्भर नहीं रहती। जिसको अपन समझते हैं।
मुख्य लक्षण, थोड़ा सा नीचे जगह दी थी इसलिए नीचे का ऊपर हो गया है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि किसे शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो FE फ्रेश, कहीं कहीं पर आपको फ्रेश भी मिलेगा ये नाम, तो शैवाल का जनक कहा जाता है। शैवाल के बारे में बताने वाले कौन थे? FE फ्रेश। MOP आयंगार को भारतीय शैवाल का जनक कहा जाता है। फिर शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शैवाल के अध्ययन को या तो एल्गोलॉजी बोला जाता है या फिर फाइकोलॉजी कहा जाता है। ये मुख्य तथ्य हुए इसके सीखने के। उसके बाद अब है शैवाल के लक्षण। तो लक्षण में सबसे पहला लक्षण हमने पढ़ा, स्वकोशी होते हैं, क्लोरोफिल युक्त होते हैं, इनमें संवहन ऊतक का अभाव होता है। संवहन ऊतक इसमें नहीं पाए जाते, यानी जाइलोफ्लोएम नहीं होता। इसमें जो भित्ति है सेल्यूलोज की बनी होती है इसकी। फिर इसमें जो जननांग है वो कैसे होते हैं? एक कोश के होते हैं। इनका आकार कैसा होता है? सुकाय सदृश होता है, निश्चित आकार नहीं होता। ये जल में पाए जाते हैं और जल कैसा? बर्फ वाला भी हो सकता है, सामान्य भी हो सकता है, गर्म पानी भी हो सकता है। सभी में शैवाल पाए जाते हैं, सबके अलग अलग टाइप्स है। अब अगला लक्षण, शैवाल में वर्णक पाए जाते हैं जिनके कारण शैवाल का कलर अलग अलग होता है। अपन ने पढ़ा कि शैवाल को 3 भागों में बांटा है, रोडोफाइटा, फ्लियोफाइटा एंड क्लोरोफाइटा। तो वो जो इतने सारे फाइटा में बांटा कलर के कारण, तो कलर किसके कारण है? वर्णक के कारण। वर्णक को ही कलर कहा जाता है। और वो वर्णक कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड और फाइटोबिलिन। कलर्स अलग अलग है। क्लोरोफिल भी कई प्रकार का पाया जाता है इसमें, A, B, C, D और E, और सबके कलर्स भी अलग अलग होते हैं। दूसरा प्रकार का वर्णक है जो शैवाल में पाया जाता है, सब में नहीं पाया जाता, इतने प्रकारों की शैवाल है। तो किसी में क्लोरोफिल होता है, किसी में कैरोटीनॉइड होता है, किसी में दोनों मिक्स भी होते हैं, है ना। तो कैरोटीनॉइड में भी 2 टाइप है, कैरोटीन और जेंटोफिल, दोनों का कलर अलग है। ये लगभग थोड़ा सा गुलाबी लाल सा होता है, ये जामुनी कलर होता है। तीसरे प्रकार का वर्णक है फाइकोबिलिन। फाइकोबिलिन में भी 3 प्रकार है, फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन और एलोफाइकोसाइनिन। इनके कलर रेड होते हैं, ब्राउन होते हैं, इस तरह से इनमें होता है। अगला लक्षण है प्लास्टिड के पास। ये जो वर्णक है किसमें पाए जाते हैं? प्लास्टिड में। प्लास्टिड क्या होती है? झिल्ली से बना हुआ कोशिकांग रहता है, एक गुब्बारे के समान, जिसमें वर्णक भरे हुए होते हैं। तो प्लास्टिड के पास प्रोटीन की बनी हुई रचना पाइरेनॉइड पाई जाती है, ये इसका मुख्य लक्षण भी है। और इसमें संचित भोजन, पाइरेनॉइड पाया जाता है, प्रोटीन से बना हुआ। संचित भोजन किस रूप में पाया जाता है? वर्ण के रूप में पाया जाता है। और इसमें 3 प्रकार के जनन होते हैं, मतलब अलैंगिक, लैंगिक और कायिक, 3 प्रकार के जनन पाए जाते हैं। और ये जो जननांग है, कोश के ऊपर पढ़ चुके अपन। इसमें जीवन की मुख्य अवस्था युग्मकोद्भिद होती है। युग्मकोद्भिद का मतलब होता है जिसमें युग्मक बनने वाले हों, यानी N अवस्था, अगुणित अवस्था पाई जाती है। किंतु यदि किसी में बीजाणुद्भिद हो तो वो युग्मकोद्भिद पर निर्भर नहीं रहती। बीजाणुद्भिद मतलब 2N अवस्था, द्विगुणित अवस्था। तो ये शैवाल ज्यादातर N अवस्था यानी युग्मकोद्भिद में पाए जाते हैं। किसी में बीजाणुद्भिद यानी 2N अवस्था भी पाई जाती है। ये थे शैवाल के मुख्य लक्षण। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में शैवाल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमने न्यू चैप्टर शुरू किया। इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि इनको अपन आसपास देख पाते हैं। ठीक, आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों, मैं आपसे बोल रही हूँ, आप जब वीडियो सुनेंगे और तभी आप उनके उत्तर दे पाएंगे, है ना। चलिए, पहला प्रश्न है मेरा कि पूरे जगत प्लांटी को किस आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। फिर दूसरा प्रश्न, ऐसे पौधों का ऐसा समूह जिसमें समान ऊतक नहीं होते, उन्हें उनका नाम बताइए। तीसरा प्रश्न है, पौधों का ऐसा समूह
जिसमें बीज नग्न होते हैं उनका नाम बताइए। रोडोफाइटा किस रंग की शैवाल होती है, ये अगला प्रश्न है। और सबसे अंतिम प्रश्न है कि शैवाल मुख्यतः किस अवस्था में पाए जाते हैं, युग्मकोद्भिद या बीजाणु। ठीक है, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।